अमित सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज हम हैं मुंबई में और यहाँ पर महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है। लोग जोर शोर से चुनाव में भागीदारी निभाने के लिए जुटे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंक रही है, लेकिन आज हम पत्रकार लोग बैठे। मैं आपको परिचय करा दूं, अभिषेक पांडे जी हैं हमारे साथ, जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय यादव जी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। परमेंद्र सिंह जी हैं। तो आज हम लोग चुनावी कलश क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, आप बताएं। चुनाव मुंबई का, देखिए यहाँ इस समय महानगर पालिका का चुनाव है। महानगर पालिका का जो चुनाव होता है वो थोड़ा सा लोकसभा विधानसभा से हट है। पार्टी के साथ साथ जो है लोग अपने व्यक्तिगत छवि और उम्मीदवार कैसा है, कितना काम करने वाला है, हमारे क्षेत्र के लिए कितना काम कर सकता है, कुछ इन सब चीजों को भी मायने रखते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ और बदला हुआ है। बदला ये है कि ठाकरे बंधुओं को का जो एक साथ जो आए हैं, और बीच में ऐसा था कि पिछला विधानसभा लोकसभा गया, अभिषेक जी आपको पता ही है कि लोगों ने उद्धव ठाकरे को भी उत्तर भारतीयों ने खूब वोटिंग किया है, मतलब बिल्कुल। हाँ, पिछली बार जो है विधानसभा भरपूर मतदान किया है। लेकिन राज ठाकरे के साथ आ जाने से वो इस बार उत्तर भारतीय जो हिंदी भाषिक जो वो मतदाता है वो थोड़ा असमंजस में है कि हम लोग क्या करें। और ऐसी स्थिति में मतलब अब वो कट रहा है उनसे। आप क्या देख रहे हैं चुनाव में? देखिए, चुनाव में ये बात तो सही है कि राज और उद्धव एक हुए हैं, तो राज के एक होने की वजह से थोड़ा सा जो एमएनएस का बैकग्राउंड रहा है कि 2008 में भी मारपीट करना, हिंदी भाषियों के साथ मारपीट करना है, सब उसका प्रभाव तो थोड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ दो चीजें हैं। एक तो मुस्लिम जो है भले राज से नाराज रहा, लेकिन चूंकि मुसलमानों को ऐसा लगता है कि उनका कट्टर दुश्मन अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो मजबूत स्थिति में जो भी रहेगा उसी के पास जाएंगे, उनका एक ही फंडा रहता है, उसके पास जाएंगे। तो उसकी वजह से मुस्लिम का उनके साथ जुड़ना। दूसरा, मराठी सेंटीमेंट में भी थोड़ा सा वो पॉजिटिव है, क्योंकि मराठी का मुद्दा लेके चले। लेकिन उसका बैकफायर भी होगा। बैकफायर क्या होगा कि अगर ज्यादा मराठी मुद्दे पर अगर गए तो आज नॉन मराठी वोटर्स बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ 40 लाख के आसपास उत्तर भारतीय जो यूपी और बिहार के लोग वोटर्स मतदाता 35 से 40% तक हाँ जो है संख्या है। हाँ, तो वो आपसे कटेगा। दूसरा, अगर आप ज्यादा मराठी करेंगे तो गुजराती मारवाड़ी भी कटेंगे, बिल्कुल। आपको साउथ इंडियन भी कटेंगे, आपके अदर प्रांत के लोग भी कटेंगे। तो वो जो उद्धव से जुड़ा हुआ मतदाता था उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आएंगे, अलगाव आएगा। अच्छा बताइए, जब उत्तर भारतीयों की बात होती है कि उत्तर भारतीय कहीं 30% है, कहीं 35%, एक रेशियो निकला है कि 30 से 40%। बिल्कुल। तो ये उत्तर भारतीयों में अदर प्रांतों को भी जोड़ा जाता है या वो अलग है? नहीं, उत्तर भारत में 8-10 प्रदेश आते हैं। हिंदी भाषिक जो हिंदी भाषिक प्रदेशों में 8 से 10 प्रदेश आते हैं। उसमें मध्य प्रदेश भी है। देखिए, अगर बंबई से देखेंगे ना तो हम सबसे साउथ में खड़े हैं। बिल्कुल। तो साउथ से उत्तर जितना भी स्टेट आता है वो सब उत्तर भारतीय हो गए ना। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान का कुछ बेल्ट है जी। तो ये सब उत्तर। गुजराती आंकड़ा इसमें नहीं जोड़ा जाता? जो गुजरात नहीं आता, राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है। राजस्थान का हिस्सा हिंदी भाषी गुजराती और जो दक्षिण भारतीय है, मुंबई से जो दक्षिण है, तो इनका आंकड़ा कितना है, कितने प्रतिशत होंगे? देखिए, उसमें दो चीजें हैं। विजय जी हमारी बात से सहमत होंगे या सुनील भाई होंगे, परविंदर होंगे, कि गुजराती यहाँ लेबर क्लास नहीं है, वो बिजनेस क्लास है। तो बिजनेस क्लास के सोचने का नजरिया अलग होता है। वो क्या करता है, वो एक तो गुजराती बीजेपी माइंडेड होते ही हैं क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी के कारण, लेकिन साथ साथ वो ये देखते हैं कि किसके समय में फ्लेक्सिबल हमारा बिजनेस चल सकता है।
बिल्कुल भाई, जो बिजनेसमैन है तो बिजनेस की बात सोचेगा। ये गुजरात और राजस्थान के दोनों एक जैसी सोच। हाँ एक अच्छा, जैसी। एक बात और बताएं, जैसे कि ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पे दो गठबंधन थे मूल रूप से। शिवसेना के साथ जो है आपकी कांग्रेस भी जुड़ी हुई थी, और भी पार्टियां जुड़ी हैं, आप उनसे बेहतर जानते हैं। लेकिन इस समय अलग हो गए हैं, जबकि भाजपा और शिंदे की शिवसेना ये दोनों उसी तरह मिलकर लड़ रहे हैं। तो विपक्ष जो है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितने माइनस में जाएंगे? अभी तक हर पार्टियां सोचती है कि मेरा जनाधार धीरे धीरे घट रहा है, हम गठबंधन कर रहे हैं तो मेरा जनाधार घट रहा है। हाँ। ऐसे में छोटे स्तर पे, निचले स्तर पे कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के इरादे से जो गठबंधन टूटा है, खासकर कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, कार्यकर्ता हमारी पार्टी से जुड़ा रहे, इस मायने को रखकर कांग्रेस ने जो गठबंधन फिलहाल जो तोड़ा है वो कार्यकर्ताओं को रखकर तोड़ा है। मतलब मूल उनका ये है कि जो हमारे कार्यकर्ता उनको टिकट देके कम से कम से जोड़े, हमारा जनाधार बना रहे, यानी उनको जीत हार से विशेष कुछ लेना देना नहीं है। जनाधार बना रहेगा तो जीत हार के लिए हम आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या गठबंधन में होता क्या है कि अगर मान लीजिए शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है, यहाँ बीजेपी का आदमी भी तैयारी कर रहा है, शिवसेना का आदमी भी तैयारी कर रहा है। अगर वो गठबंधन में शिवसेना के पास चली गई और गलती से शिवसेना का आदमी जीत गया, तो वो हमेशा ये कोशिश करेगा मैं बना रहा हूँ ना, बीजेपी के आदमी को हर लेवल पे वो कट करेगा पॉलिटिकली, और वो पॉलिटिकली किल करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां संगठन भी समाप्त हो जाएगा। फिर बीजेपी का आदमी अगर काम करने के लिए सुनील तिवारी के पास जा रहा है या विजय यादव के पास जा रहा है, तो मेरे पास क्यों आएगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए ना, तो संगठन समाप्त होते जाता है। कभी भी बड़ी पार्टियों को बहुत ज्यादा संगठन ज्वाइंट कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको संगठनात्मक तौर पर अगर अपने आप को जिंदा रखना है क्या कहते हैं विजय जी? बिल्कुल सीटिंग हो जाती है। अगर वो जीत के आ गए तो फिर दावा करते अगली बार भी, मान लो बीजेपी जहां से जीत के आ गई तो सिंधी सेना को नहीं आती, सिंधी सेना जहां है तो अगली बार पार्टी का जनाधार निचले स्तर से वही चीज बढ़ता है, पार्टियों में है वहाँ। और कांग्रेस ने जो अभी गठबंधन तोड़ा है, उसका जो एक हमें जो समझ में आया, समझ नहीं, जो पार्टी के लोगों से जो बात हुई, दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे के जुड़ने से इस वजह से कांग्रेस जो उनसे अलग नाराज था, क्योंकि राज ठाकरे की जो छवि है वो हिंसात्मक है, बिल्कुल, कि मारपीट करना हिंदी भाषियों के साथ, ठेले वालों गरीबों के साथ करना, इन सब चीजों के लिए। अच्छा, कांग्रेस का वोटर भी वही है। अब कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि अगर हम उनके साथ जाएं। भाई कांग्रेस का तो स्लोगन ही रहा है, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। अगर कांग्रेस और देखिए सीट कांग्रेस कितनी जीतेगी कितनी हारेगी वो तो ठीक है, बात अलग है, लेकिन कांग्रेस ने अगर एक तरह से देखा जाए तो अलग होके इसने अपने संगठन को बचाने का प्रयास किया। वो एक सही डिसीजन था, ये सही डिसीजन था। कांग्रेस का जो है ना एक बेस था नीचे, सेवा दल के नाम से इनका ये संगठन बिखर गया, उसको कांग्रेस ने ध्यान ही नहीं दिया। आगामी चुनाव के लिए इसको जो है बचा रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी पहली बार चुनाव में आई नहीं, हर बार थोड़ा सा यहाँ ना बड़ा अलग है मामला। अब सपा जो है मुंबई में, ये अबू आसिम आजमी की वजह से वहाँ इनका जो हाई कमान जो है, जैसे अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका मुझे लगता है शायद उनकी चलती नहीं या चलाते नहीं, जो भी होगा, यहाँ सारा निर्णय अबू आसिम आजमी लेते हैं। बिल्कुल। और वो अपने आधार पे लेते हैं किसे जिताना है, किसे हराना है। और वो अपने पार्टी के, ऐसा लोग कहते हैं कि भाई भीतर के उनके लोग, कि वो पार्टी को, संगठन को ध्यान में रख के कैंडिडेट नहीं उतारते, वो पूछते हैं पक्ष विपक्ष के लोगों से कि आपके मन पसंद कौन सा कैंडिडेट उतार दूं। अगर कांग्रेस का वहां जिताऊ, अगर जीतने वाला कैंडिडेट है कि खट से मुस्लिम उतार देंगे, है ना। उसके अलावा एक और चीज है जो वो आजमी, इसलिए सपा इतने सालों से यहाँ रहते हुए भी अपना वजूद नहीं बना पाई है। अच्छा, ये जो पिछला आते हैं थोड़ा बैक चलते हैं कि कितने साल बाद चुनाव हो रहा है? 8 साल। इस बार 3 साल जो है। रीजन क्या था चुनाव न होने का? कोर्ट पे चले गए थे लोग चुनाव को लेकर के, और वहां पर बाउंड्रीज को लेकर के तमाम सारी बाउंड्रीज, मतलब कि होता क्या है कि 10 साल सीमा जो बाउंड्री रेखा, 10 साल में एक बार सेंसस होता है, मतलब जनगणना होती है। जनगणना में पता चलता है कि कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर नए
क्षेत्र बनते हैं और बाउंड्री चेंज होती है। तो अभी 2025 तक अब तक नया सेंसस आया नहीं, तो नया सेंसस नहीं आने की वजह से अब उद्धव ठाकरे ने क्या किया था कि उस समय में उन्होंने अपने ही आधार पर एक निर्णय ले लिया था 235 वार्ड बनाने का, और जबकि इस समय मुंबई में 2027 वार्ड है, 227 वार्ड है, तो 9 वार्ड बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब 9 वार्ड कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो बाउंड्री चेंज करने लगे। हाँ, तो बाउंड्री चेंज करने लग गए परसियन में, तो उसमें क्या हुआ कि वो अपने आधार पर बाउंड्री डिजाइन करने लगे। अपने आधार पर डिजाइन करने का मतलब है कि जैसे जहां मेरा कैंडिडेट मजबूत हो सकता है और जहां से हम हार सकते हैं, उस बाउंड्री को काट के उसको आधा आधा कर दो। मान लो जैसे 100 की आबादी है, उस 100 को 50-50 कर दो। लेकिन एक चर्चा तो और होती है ना सुनील जी, जैसे कि अभी हम लोग आप जो बात कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे चर्चा बाहर होती है तो लोग ये कहते हैं कि लोकसभा के समय भाजपा इसलिए नहीं चुनाव आने, उसे सर्वे किया हार जाएंगे। हाँ, तो विधानसभा करा ले कि अगर उसके पहले अगर बीएमसी का चुनाव हार जाते तो विधानसभा में झटका लग जाएगा, तो जो आम पब्लिक है ये रीजन जानती है। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, चुनाव को लेकर बीजेपी तो हमेशा तैयार रहती है। मैंने जहाँ तक अभी लगातार जो चुनाव देख रहे हैं ना, ऐसे में वो चुनाव को लेकर एकदम तैयार रहती है। हाँ, एक मौसम बन जाता है कि भाई कहीं से हम जीत गया है तो हम अगला इलेक्शन कहीं करा लेते हैं, क्योंकि क्या है लोगों का ऐसा आजकल क्या है, लोग अभी जैसे राहुल गांधी की जहाँ तक जेबीबी इंटरव्यू देखिए तो ईवीएम को लेकर जो खुलासे करते आए हैं कि कुछ ऐसा है कुछ वैसा है। एक चीज़ लोगों के जहन में कहीं जाती है, फिर इलेक्शन होता है, कहीं उनका उड़ जाता है तो कहीं इनका कम हो जाता है। इस चीज़ को लेकर लोग अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं कि वाकई में ऐसा है क्या, क्योंकि जो चीज़ें दुविधा तो एक बार दुविधा। अच्छा, यहाँ आपको बता दें जो कहा, कांग्रेस इस बार जो उम्मीदवार उतारी है कॉर्पोरेशन में, ये बोलते हैं ना पैराशूट से लाते हैं। कहीं यहाँ जो पुराने जो कार्यकर्ता थे, जो पुराने लोग थे, उनको न देख के नए नए लोगों को, नए नए चेहरे ले आए हैं। अनाप शनाप के उम्मीदवार उतारे हैं। अब 16 तारीख को फिर रोना रोएंगे कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। सुनिए जी, गलत कह रहा हूँ। अधिकतर जगहों पर आपने जो भी कहा कि फिर रोना रोएंगे, फिर रोएंगे, यानी आप बोल रहे हैं बीजेपी आ रही है। कैसे हार जाएंगे? जहाँ हारेंगे तो लाएंगे नहीं। अगर मान लीजिए कई जगह हार जाएं, इसके बावजूद भी अगर आ जा रहे हैं सत्ता में, तो सत्ता होता। देखिए मैं बता रहा हूँ इक्वेशन इनका क्या हो सकता है, जो मुझे टेंटेटिवली लग रहा है, मुझे टेंटेटिवली लग रहा है जो कि कांग्रेस मान लीजिए 25-30 सीटें लेकर आई और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मान लीजिए 80-90 सीट लेकर के आए, दोनों मिलके 100 सीट लेके आए, सत्ता से 25-30 सीटें पीछे रह गए, तो कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेंगे। क्योंकि अब क्या है, अब उनका पहले अलायंस हो चुका है तो उनमें उतना मतभेद नहीं रह गया। अब क्या है कि अभी फ्रेंडली फाइट टाइप का मामला है, ताकत दिखाओ, जीतने के बाद हम तय करेंगे कि क्या होगा। वैसी परिस्थिति बन सकती है। बीजेपी की भी कैसी परिस्थिति बन सकती है कि अभी अजीत पवार मुंबई में लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट अगर 80-90-100 सीट तक आए और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप मान लीजिए 20-25 सीटें आए और 10-15 सीट कम हो गया इनका, तो ये अजीत पवार के साथ लड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, एक अपने कोलैबोरेशन की एक पार्टी को इन्होंने फ्री हैंड छोड़ दिया, फ्री हैंड छोड़ दिया कि तुम मुझे गाली दो। तो क्या है कि दो लोग, अगर मैं आपको गाली दूंगा आप मुझे गाली देंगे, तो पब्लिक जो है वो दो ही जजमेंट करने लगेगी, या तो ये सही है या तो मैं सही हूं। तो उस जजमेंट में किसी के पास भी जाए हमारे पास। हरीश जी, इस बार के चुनाव में कांग्रेस जो है ना, एक तो संगठन बचाने के लिए अलग लड़ रही है, बिल्कुल, साथ ही साथ जो है उद्धव ठाकरे के लिए जो है ठाकरे बंधु लिए कवर फायर का भी काम कर रही है। हाँ। वो जो जितने वोट खा रही है वो सिर्फ बीजेपी की हिंदी भाषी हो, ये भी उनके जीत का कहीं कई वार्डों में रास्ता क्लियर कर रही है। अरे भाई साहब, 35 जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस ने दिया। बीजेपी में अंदर बगावत है उत्तर भाषियों में
क्योंकि उत्तर भारतीय को पारंपरिक वोट माना जाता है हिंदी भाषियों का, जो बीजेपी के साथ। लेकिन अगर बीजेपी के लोगों को 10-11 सीट मिली 40 लाख की आबादी को, तो क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ? नहीं, बिल्कुल भाई। तो ऐसे में जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको नहीं मिल पाया, जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो किसी तीसरे के साथ जाकर के तुमको हराएंगे। यस। तो तीसरा जो मोर्चा बनेगा वो कौन रहेगा? कांग्रेस लेगा, क्योंकि अगर एमएनएस के पास जाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा बहुत जगह हुआ है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो लोग दूसरे दलों से शिवसेना ने उनको दे दिया टिकट। हाँ, कई जगह देखा शिवसेना। अभी यही मलाड में एक वार्ड है जहाँ इंद्रजीत सिंह, पप्पू सिंह जो है 39 से वो प्रयास कर रहे थे टिकट, मतलब बीजेपी में थे, नहीं मिला उन्हें टिकट, नहीं मिला तो वो अब इस समय इससे लड़ गए हैं एनसीपी से। वही यार, ये 24 नंबर वार्ड देख लीजिए, बीजेपी का कैंडिडेट दिया, बीजेपी के ही कैंडिडेट पवार वाली पार्टी से जो है। नहीं, यहाँ 24 नंबर 24 में बीजेपी के दोनों ही कैंडिडेट थे, टिकट मांग रहे थे। एक को पार्टी ने दिया, एक जो सिटिंग थे उनको हटा दिया, दूसरे नए को दिया, दो जो नए मांग रहे थे। अब वो दोनों भी लड़ाई में हैं, एक उद्धव गुट के मसाल से है और एक बीजेपी से, दोनों भी बीजेपी के ही कैंडिडेट। सीटिंग का जो था उसको तो निकाल लिया, दो नए चेहरे थे, उसमें एक को जो टिकट दिया तो दूसरे को मसाल ने टिकट दिया, उद्धव गुट ने टिकट दिया और अच्छी लड़ाई चल रही है। जैसे मुसलमान जो है, मैं कहता हूँ बार बार लोगों को, हमारे जितने परिचित कांग्रेसी मित्र उनसे भी कहता हूँ, मुसलमान कभी न कांग्रेस को वोट देता है, न सपा को देता है, बसपा को, वो सिर्फ भाजपा को हराने के लिए। जहां उसे लगता है कि इस वार्ड में या इस विधानसभा में, इस लोकसभा में हम ये कैंडिडेट जो है भाजपा को हरा सकता है, वहां एकजुट होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, बिहार में 5 सीटें एमआईएम की जीत के, जहां वो 55, 60, 64%, 65% थी मुस्लिम आबादी थी, वहां उन्होंने तुरंत जो है कांग्रेस और आरजेडी को झटक दिया, पूरे बिहार में उन्होंने दिया वोट। लेकिन 5 सीटों पे उन्होंने निकलवा लिया। हाँ, ये बात बताइए। अभी एक खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा वार्ता हो गई। कृपा शंकर सिंह का एक बयान आया था कि उत्तर भारतीय मेयर होना चाहिए, बयान के आगे पीछे हो सकता है कुछ काट के आया गया, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? देखिए, कृपा शंकर सिंह जो पहले जो उनका नाम था, जो उनका वो था, पार्टी बदलने के बाद अब उनका वो क्रेज लोगों में उत्तर भारतीय में बिल्कुल नहीं है। ये खाली कहने की बात है कि उत्तर भारतीय नेता होने के नाते, क्योंकि वहाँ मुंबई जैसे शहर में वो मंत्री तकायत बने, फिर उत्तर प्रदेश गए, फिर मुंबई गए। अब उनका जो ये आना जाना रिटायर हो चुके हैं, जो सिंहासन पे कल तक बैठते थे, अब दरी पे बैठ नहीं, दरी बिछा रहे हैं, इतना ही समझिए। चलिए, अच्छा, सबसे एक 2 मिनट का सवाल पूछेंगे, 60 में जवाब देना है। बीएमसी में 1 नंबर पे कौन? बीजेपी। आप? बीजेपी महायुति जो है भाजपा की। आप बताइए। फिलहाल बीजेपी। फिलहाल बीजेपी कोई विकल्प नहीं है। केडीएमसी से बीजेपी और सिंधे में टाई हो सकता है। हाँ, आप? आप वहाँ का नहीं, उसमें कुछ। नवी मुंबई बता दीजिए। नवी मुंबई तो वन साइड बीजेपी। वन साइड बीजेपी। मीराबाई इधर बगल में बीजेपी। सिंधे की सेना की भी वहाँ पे अच्छी वो चल रही है। अच्छा, बीजेपी का एक तरफा नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ 1 नंबर पर बीजेपी रहेगी। हाँ, 1 नंबर मतलब अभी मेरी जहाँ जानकारी, प्रताप सरनाइक जी का भी अच्छा वहाँ पे होल्ड है और अच्छा रिस्पांस भी सुनाई दे रहा है। वसई विरार तक तो मुंबई कहा जाता है, जो 10 लोग आते हैं। हाँ, उसका भी बता दीजिए। वसई विरार में बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी दोनों में टाई है, टाई अच्छी, लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी लोकली मजबूत बीजेपी से। चलिए, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो है हमारे साथ थे परमिंदर सिंह, जो वेस्ट टाइम ऑब्जर्वर के संपादक हैं, सुनील तिवारी जी, विजय यादव जी और अभिषेक पांडे जी। आप लोग ने कई मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे बात किए। आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। धन्यवाद, नमस्कार।